अब हम अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे। हमारे विशेष का विषय है पवार के दांव से कांग्रेस चित, और इस पर हम अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे। हमारे साथ पे इस पर बातचीत करने के लिए मनोज कुमार यादव, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ कपिल मदान, जो कि कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी और कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करें तो ये कहा जाए कि विपक्षी एकता की हवा एक बार फिर से निकल गई। और इस बार शरद पवार जैसे आपके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, जिनकी बड़ी हैसियत है आपके सहयोगियों में, उन्होंने इस हवा को निकाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बजट सत्र के दूसरे चरण को पूरा वॉश आउट करा दिया आप लोगों ने, उन्होंने उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जेपीसी की जांच पर। देखिए निखिल जी, जहां तक शरद पवार जी का सवाल है, मैं सबको, आपके दर्शकों को, उनकी पुरानी स्टेटमेंट जो उन्होंने नवंबर के महीने 2019 में दी थी, जहां पे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी कि अदानी समूह की जो कंपनियां हैं उनको नाजायज फेवर मिल रहा है, तो ये वही अदानी साहब है जिन्होंने 2019 में एक स्टेटमेंट अदानी के बारे में दी। अब मैं सिर्फ आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अदानी समूह पे एलिगेशन लगे क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, उन पे एलिगेशन ये लगा है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई, फर्जी ट्रांजैक्शन हुई, पैसा बाहर गया, पैसा बाहर आया, राउंड ट्रिपिंग हुई, अपने ही शेयर्स को उन्होंने इन्फ्लेट करवाया और मार्केट में उसका लेन देन हुआ। अब आप निखिल जी, अगर आप इसको मोटे तौर पर देखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत राय क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, या मेरे जो और पैनलिस्ट भाई इस डिबेट में उनकी व्यक्तिगत राय क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा कि इसकी जांच हो, इसकी डिटेल में जांच हो, लोगों को सच पता लगे। अगर कोई किसी ने किसी भी तरीके के लॉस का उल्लंघन हुआ है, कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी जांच हो। और जिस भी लोगों ने ये ऑफेंसेस में कोई अपनी, तो इस बात से शरद पवार जी इनकार कहां कर रहे हैं? कपिल जी, शरद पवार जी इस बात से इनकार कहां कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन जेपीसी की जांच नहीं, जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जांच की बात वो कर रहे हैं। तो यानी कि जो जेपीसी की जांच को लेकर के दरअसल अगर अपने सहयोगियों को में एक बार पहले से दोबारा चर्चा की होती, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते कि पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता। निखिल जी, जब आप एक समूह में होते हो, एक समूह के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारधारा का फर्क होता है। आप एक गिलास को आधा पानी भरा हुआ भी बोल सकते हैं और आधा पानी खाली भी बोल सकते हैं। तो ये अपना अपना दृष्टिकोण है, और अपने दृष्टिकोण से अगर शरद पवार जी को लगता है कि उनकी नजरिए में कोई और मुद्दे हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, उस पे बात होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल। तो इसमें एक बात तो ये जरूर सामने आई है कि शरद पवार ने कहीं ना कहीं आप लोगों को मुश्किल में डाला है, कांग्रेस को मुश्किल में डाला है। अब आप फिर वहां से निकल कर आएगी कि विपक्षी एकता का क्या होगा। फिलहाल उस पर अभी मैं जाऊं, उससे पहले हमारे बीजेपी के मित्र जो यहाँ पर साथ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, मनोज यादव जी से। मनोज जी, आप देख रहे हैं कि जो विपक्षी एकता की बात लगातार लेकर के चली जा रही थी, वो एक के बाद एक, कभी ममता बनर्जी, कभी केजरीवाल, कभी केसीआर, और अब शरद पवार ने भी, तो कहीं ना कहीं जो एका है वो नहीं है। और दूसरी बात, जो इश्यूज है, दरअसल मुद्दों की कमी है। और जिस तरह से आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी को चमकाने के लिए, उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए ये एक और कोशिश थी जो शायद औंधे मुंह गिरी। देखिए निखिल जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने का प्रयास करती है, लॉन्च करने का प्रयास करती है, 2014 में कांग्रेस पार्टी कोमा में चली गई थी, उनकी 44 सीटें आई, 2019 के अंदर 52 सीटें आई, तो वेंटिलेटर आईसीयू में चली गई। लगातार राज्यों में ये लोग की चुनावी हार हो रही है। तो निश्चित रूप से शरद पवार जी ने जो कहा है, साफ साफ संकेत है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तथ्यहीन और मुद्दाविहीन बात करते हैं। ना उनके संविधान में विश्वास है, ना सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास है, ना संस्थाओं पर विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना संसद में विश्वास है। साफ साफ ये संकेत देता है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी बन गई है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला संज्ञान में है, तो आखिर क्यों देश की संस्थाओं पर वो सवाल उठाते हैं, सेबी पर सवाल उठा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर उनको विश्वास नहीं है, भारत की पार्लियामेंट पर विश्वास नहीं है, लेकिन हिंडन
हिंडनबर्ग पर विश्वास है उनको। तो उन्होंने साफ साफ ये इनको आईना दिखाने का काम किया है। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो एक झूठ का गुब्बारा भरने का काम किया था, फैलाने का काम किया था, उसको पंचर करने का काम किया है। एक दूसरा विषय देखिए, बादशाही मानसिकता कैसी होती है। ये बोलते हैं कि नफरत के बाजार में हम प्यार बेचते हैं। निखिल जी, मैं आज आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। ये संवैधानिक संस्थाओं को तो तार तार करते ही हैं। आपने देखा होगा न्यायपालिका पर तो इनका विश्वास नहीं है। सूरत वाले कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी इनका आपने अड़ियलपन देखा होगा। और आज ही इन्हीं के तमिलनाडु के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि सूरत के न्यायाधीश ने जो 2 साल की राहुल गांधी को सजा दी है, अगर हमारी सरकार आएगी तो उनकी न्यायाधीश की जीभ काट लेंगे। क्या इस लोकतंत्र के अंदर इस तरह की तानाशाही चलेगी? क्या ये इटली वाली फांसीवाद चलेगा यहां पर? तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करती है वो और मानने को तैयार नहीं होती और धमकी देती है। ये तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। अभी जेपीसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई साहब, अगर सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी गठित हो गई है, आपकी मांग थी मदान साहब, आपकी मांग थी कि या तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एक कमेटी गठित हो या जेपीसी गठित हो। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया तो उसको मानना चाहिए। लेकिन आप क्या है, बादशाही मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है, देश को बपूती समझते हैं, इसलिए आपको पछता नहीं है। जहां तक अडानी जी का सवाल है तो मैं पूछना चाहता हूं, मुद्रा पोर्ट किसके समय में मिला? नरसिंह राव जी के समय में मिला। 2 लाख करोड़ की संपत्ति से 87,000 लाख करोड़ की संपत्ति यूपीए के शासनकाल में बनी। 2008 में इंडोनेशिया में प्रोजेक्ट माइंस का प्रोजेक्ट किसके शासनकाल में मिला? आपके शासनकाल में मिला। 2010 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में कब मिला? आपके शासनकाल में मिला। इजराइल का प्रोजेक्ट उनको किसके शासनकाल में मिला? आपके शासनकाल में मिला। और अगर वहां पर गड़बड़ियां हुई है, अगर ब्लैक मनी वहां से आया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये राजस्थान के अंदर जो इसका बिजली का प्रोजेक्ट है, जो पावर प्रोजेक्ट है, वो ब्लैक मनी यहां व्हाइट हो जाती है। वो छत्तीसगढ़ के अंदर जो यहां पर जो इनका माइंस का प्रोजेक्ट है, तो वो ब्लैक मनी यहां व्हाइट हो जाती है। तो मैं पूछता हूं कि जो ब्लैक मनी बाहर से आई है अगर सेल कंपनियों के माध्यम से, तो यह व्हाइट हो गई, तो वो अनुबंध अभी तक तोड़े क्यों नहीं गए? ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी कब तक करेगी? ये इनका आपने देखा होगा कि राफेल वाले मामले में भी इनका यही असर था। 2019 में इन्होंने किस तरह से तमाशा खड़ा किया और बाद में इन्होंने माफी मांगी। राहुल गांधी जी की यही आदत है, झूठ बोलना, झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के नाक रगड़ करके माफी मांगना और फिर यह अहंकार दिखाना कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। चलिए, एक विषय है जिसके बारे में अशोक टंडन जी से इसको समझना चाहेंगे। अशोक टंडन जी, जब हम बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, क्योंकि अभी जो कपिल जी ने जो सारे चार्जेस लगाए दरअसल अडानी के ऊपर, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तहत है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जाने समझे बिना, या ये कहा जाए कि एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट की नीयत को समझे बिना, अगर हम उसके बिना पर अपनी संसद को ठप कर लेते हैं, वो एक दूसरी बात है कि एक चार्ज ये भी लगा है कि जी ये तो अपना चेहरा चमकाने के लिए और एक करियर को चमकाने के लिए ये सारी की गई थी, लेकिन फिलहाल संसद को ठप करते हैं, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि इसके पीछे की नीयत को भी समझने की जरूरत है, और सिर्फ कौवा कान ले गया और उसके पीछे आप भागते रहे, और उसके बाद में जो तमाम आपके रेल जो से लेकर के जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ब्रेक लगा लें? इसका जवाब तो शरद पवार जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया में जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसके प्रति कोई विश्वसनीयता नहीं है, उसकी एक रिपोर्ट पर हमने सारी संसद को ठप कर दिया, जिससे देश का नुकसान हुआ, संसद का नुकसान हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ। तो किसी की भी रिपोर्ट पर और हम सारे देश में हल्ला कर दें, ये कहाँ की न्याय संहिता है? तो उन्होंने, लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि शरद पवार जी को यह बात पहले कहनी चाहिए जी। जब सदन चल रहा था तो सदन की ये जो एक तरह से पूरी तरह से सदन व्यर्थ गया, ये शायद बच जाता अगर शरद पवार जी जैसे एक सम्मानीय नेता ये बात पहले कहते कि भाई किसी की एक रिपोर्ट पर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का दांव पर नहीं लगा सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दलों ने ये किया, और उसका सबसे बड़े उसके पीछे मंशा देखिए, ना तो अदानी को घेरने की थी, ना ही कुछ और करने की थी। केवल और केवल सवाल ये पैदा हो रहा है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता किसके अधीन हो। कांग्रेस ये चाहती है कि क्या विपक्षी एकता होनी है तो वो कांग्रेस के झंडे के तले तो हो ही, लेकिन राहुल गांधी की झंडे के तले भी हो।
जिस पर विपक्ष कहीं एकजुट हो ही नहीं सकता। और इसका सबसे पहला उदाहरण तो तृणमूल कांग्रेस ने दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है तो हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए, ये जेपीसी की मांग का क्या मतलब है। आज शरद पवार जी ने भी यही बात कही। और ये सब देखिए, कांग्रेस एक तरह से अलग थलग तो है ही है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में कोई विपक्षी एकता होने वाली नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है उसको लेकर जो देश भर में एक तरह से बिल्कुल ही एक नकारा जा रहा है, ये एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। और जितने भी प्रयास कर ले, देखिए विपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में है, या फिर देखिए ये सब चीजें मुद्दे केवल और केवल अगले चुनाव में प्रधानमंत्री को चुनौती देने की जो कोशिश हो रही है वो हर रोज तार हो रही है। कहीं ना कहीं इतनी सेटबैक आ जाती है। और आज शरद पवार जी ने तो एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि कोई मतलब ही नहीं है। और सावरकर के नाम पर भी देखिए विपक्ष इकट्ठा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। इसका जवाब कपिल बदान से ले लेते हैं। टंडन जी, कपिल बदान जी, इस वक्त हमारे पास बहुत कम है, बहुत ही शॉर्ट में बताइए कितना बड़ा डेंट आपको लगता है कि शरद पवार ने राहुल गांधी की इमेज पर लगाया है और जिस विपक्षी एकता की आप बात कर रहे हैं उसकी हवा निकाली है। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई ऑपोजिशन को कोई डेंट लगा है। आप ऑपोजिशन पार्टीज में इतने सारी, देश में इतनी सारी ऑपोजिशन पार्टीज है, हर ऑपोजिशन पार्टीज का एजेंडा अलग हो सकता है, उनके मुद्दे कौन मुद्दे अलग हो सकते हैं, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन किसी भी नेता विपक्ष ने ये नहीं बोला कि अदानी जी के मुद्दा नहीं है। उनके लिए हो सकता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई और मुद्दा बड़ा हो, बट उसको ये बोल देना कि अदानी का मुद्दा नहीं है, या अदानी का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है। चलिए मनोज जी आपकी बात पहुंच गई। मनोज यादव जी, बहुत जल्दी से खत्म करिए। देखिए निखिल जी, ऐसा है कि राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता ना उनकी पार्टी में है। जब उनकी पार्टी से ही बड़े बड़े लोग, 35 से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज नेता उनको छोड़ करके चले गए हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनको बोलते हैं कि वो एनजीओ स्टाइल में काम करते हैं, फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं है। एक एंटनी के बेटे से लगा करके, किरण रेड्डी से लेकर के, और आज चक्रवर्ती केशवानंद जी भी हमारी पार्टी में आ गए। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि विपक्षी दल कैसे स्वीकार करेंगे। मुझे बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल उनको स्वीकार करेंगे? क्या ममता बनर्जी उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखते? क्या नीतीश कुमार उनको देखते हैं क्या? और जिस विपक्षी एकता की बात करते हैं, वो विपक्षी एकता भी अपनी अपनी टीआरपी चमकाने के लिए, अपनी अपनी हैसियत और अपने परिवार को और अपनी कुर्सी को बचाने की विपक्षी एकता है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी जी अगर तमिलनाडु के अंदर प्रचार करती है तो मुझे लगता नहीं एक वोट भी उनको मिलने वाला है। और अगर केसीआर जी अगर वहां यहां उत्तर प्रदेश में अगर वहां प्रचार करने आते तो उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग पहले भी इनके साथ लड़े, इनके सामने लड़े, ये लोग अपने अपने स्टेट में लड़े। लेकिन असली मुद्दा यह है कि राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है, विश्वसनीयता है, ना उनकी पार्टी में विश्वसनीयता है, ना उनके गठबंधन में विश्वसनीयता है। और जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके मुकर जाते हैं और हमेशा माफी मांगते हैं, तो ये साफ साफ दिखता है ना इनका संविधान में विश्वास है, ना इसके देश के अंदर विश्वास है, ना संसद में विश्वास है। इनका विश्वास है तो विदेशी ताकतों में विश्वास है। इसलिए बोलते हैं अमेरिका को आना चाहिए। चलिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। कपिल जी, आपके पास फिर किसी दिन और इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन एक बात जरूर सही हो सकती है, बाकी तो आप लोग सलाह लेने नहीं चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे वकील, चलिए ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो बाकी जो बयान आप लोग के आरोप प्रत्यारोप है वो राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन ये बात भी सही है और शायद मेरी इस बात से अशोक टंडन जी इत्तेफाक रखेंगे कि इसमें कोई इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो भी राजनीतिक दल हैं, जो चाहे कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखते हैं, उन सब के अपने अपने एजेंडे हैं और वो उस एजेंडे के तहत चल रहे हैं। इसीलिए जब कहते हैं कि शरद पवार ने आज कांग्रेस को एक पटकनी दी है तो इस बात को समझने की जरूरत है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अशोक टंडन जी, अब आपके पास दोबारा आना चाहते थे, समय नहीं है। अशोक टंडन जी का, कपिल मदान जी, मनोज जी का बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।